गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम लोग फ्यूचर्स को डिस्कस कर रहे थे और फ्यूचर डेरिवेटिव। एम आई ऑडिबल? वॉइस Yes, तो sir. ओके, ठीक है। तो लास्ट क्लास में हम लोग फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट को डिस्कस कर रहे थे कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कैसे किए जाते हैं और वहाँ पे हेजिंग कैसे कर सकते हैं। अभी हम लोग देखेंगे कि भाई फ्यूचर का प्राइस कैसे डिसाइड किया जाता है। यहाँ पे अलग अलग टेक्निक्स है, अलग अलग मॉडल है जिसके बेसिस पे फ्यूचर्स के प्राइस डिसाइड किए जाते हैं और फ्यूचर एंड फॉरवर्ड दोनों की प्राइसिंग हम लोग देखेंगे। और एक चीज और है, आज जैसे मैंने लास्ट वीक बोला था कि आज मैं ट्यूट टेस्ट लेने वाला हूँ, तो उसके लिए भी प्रिपेयर रहिएगा। मतलब 15-20 मिनट पहले मैं क्लास को छोड़ूंगा, उसके बाद मैं गूगल क्लासरूम पर मैंने अपलोड ऑलरेडी कर दिया है अभी, लेकिन असाइन नहीं किया हुआ है, तो उस टाइम पे मैं असाइन कर दूंगा आप लोगों को। और वहाँ पे मैंने मेंशन भी कर दिया है कि किसको कौन से क्वेश्चन करने हैं, ठीक है, उस शीट पर। तो प्राइसिंग ऑफ फ्यूचर्स में सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि भाई जो स्पॉट प्राइस है, जो करंट प्राइस है, उस वो कैसे अलग है आपके फ्यूचर प्राइस से, फिर आप फ्यूचर प्राइस को समझ पाओगे। तो फ्यूचर जैसे आप लोगों को पता है, फ्यूचर्स आर डेरिवेटिव प्रोडक्ट हुज वैल्यू डिपेंड लार्जली ऑन द प्राइस ऑफ द अंडरलाइंग असेट। ठीक है, चाहे फ्यूचर डेरिवेटिव हो या दूसरा कोई डेरिवेटिव हो, उसकी वैल्यू डिपेंड करती है अंडरलाइंग असेट के ऊपर। underlying assets, stocks, or index. However, the pricing is not that direct. There, there remains a difference between the prices of underlying asset in the cash segment and in the derivative segment. ठीक है, लेकिन अभी अगर हम लोग बात करें कि भाई वो जो स्टॉक होता है, ठीक है, उसके करंट प्राइस जो होगी, वो जरूरी नहीं है कि करंट प्राइस जो स्पॉट प्राइस है वही उसका फ्यूचर का प्राइस हो। ऐसा नहीं होता है, वहां पे कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। वो डिफरेंस होता क्यों है वो देखते हैं। द रिमेन ऑफ डिफरेंस बिटवीन द प्राइसेस ऑफ अंडरलाइंग असेट इन द कैश segment and the derivative segment. This difference can be understood through two simple pricing models for future contract. These will allow you to estimate how the price of a stock futures or index future contract might behave. ठीक है, तो ये इसको समझने की कोशिश करते हैं कि भाई क्यों अलग है दोनों के प्राइसिंग में। ठीक है, जो आप सपोज अभी आप जैसे मैं बात करता हूँ इन्फोसिस की, इन्फोसिस के अगर आप करंट मार्केट में जाओगे, जो स्पॉट प्राइस है वो अलग होगा और फ्यूचर प्राइस अलग होगा। क्यों होता है वो लोग देखते हैं। तो यहाँ पे दो मॉडल है, कॉस्ट ऑफ कैरी मॉडल एंड एक्सपेक्टेंसी मॉडल। ठीक है, तो पहले बात करते हैं कॉस्ट ऑफ कैरी मॉडल की। एक सेकेंड। हाँ, तो पहले बात करते हैं कॉस्ट ऑफ कैरी मॉडल की। तो कॉस्ट ऑफ कैरी जैसे नाम से ही पता लग रहा है, कॉस्ट ऑफ कैरी यहाँ पे फ्यूचर प्राइस होगा। पहले तो स्पॉट प्राइस, जो आपका स्पॉट प्राइस, जो मार्केट प्राइस, जो करंट प्राइस है वो, प्लस नेट कॉस्ट ऑफ कैरी, जो उसको, उस स्टॉक को, उस शेयर को, या उस कमोडिटी को, या उस असेट को, जो भी उसको कैरी करने के लिए जो भी कॉस्ट आपको, जो भी कॉस्ट बियर करना पड़ रहा है, वो भी आप ऐड करोगे यहाँ पे। ठीक है, तो दोनों चीजें आपका, क्योंकि देखो जो भी फ्यूचर्स में या दूसरे जो डेरिवेटिव है, वहां पे जो भी हम लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं, वो फ्यूचर के लिए ट्रेडिंग कर रहा है कि भाई आज से 2 महीने 3 महीने के बाद जो है वो असेट खरीदने का या फिर बेचने का। तो जो बायर होगा उसको वो असेट कैरी करना पड़ेगा उतने टाइम पीरियड के लिए, सॉरी जो सेलर होगा उसको उतने टाइम पीरियड के लिए उस असेट को कैरी करना पड़ेगा। तो वो जो उसको कैरी करने का, उसको स्टोर करने का जो भी एक्सपेंसेस है, वो आप स्पॉट प्राइस में ऐड कर दोगे, वही आपका फ्यूचर प्राइस है। ठीक है, तो ये कॉस्ट ऑफ कैरी मॉडल है।
आसान सा मॉडल है, ठीक है। द कॉमन वे टू वैल्यू अ फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट इज बाय यूजिंग द कॉस्ट ऑफ कैरी मॉडल. कॉस्ट ऑफ कैरी मॉडल सेज दैट द फ्यूचर्स प्राइस should depend upon two things: the current spot price, ठीक है, जो भी करंट स्पॉट प्राइस है, मार्केट प्राइस है, वो प्लस द कॉस्ट ऑफ कैरिंग और स्ट्रॉन्ग और सॉरी और स्टोरिंग द अंडरलाइंग गुड्स फ्रॉम नाउ अंटिल द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट मैच्योर. ठीक है, आज आज से जब भी वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं और जब वो कॉन्ट्रैक्ट मैच्योर हो रहा है उस टाइम पीरियड के लिए जो भी एक्सपेंडिचर बियर करना पड़ रहा है उसको कैरी करने के लिए, उसको स्टोर करने के लिए, वो एक्सपेंसेस प्लस स्पॉट प्राइस. The cost of carry model assume that market tend to be perfectly efficient. This means there are no differences in the cash and future price. This thereby eliminate any opportunity for arbitrage. ठीक है, यहाँ पे ये मानते हैं कि भाई कैश और फ्यूचर मार्केट में प्राइस सेम होगा, बस आपको कॉस्ट ऑफ कैरी जो है वो आपको इंक्लूड करना है, बाकी सारी चीजें सेम होगी. ठीक है, तो जो भी आर्बिट्रेजर्स है वो उसका बेनिफिट नहीं ले पाते इस मार्केट का. तो एलिमिनेट एनी अपॉर्चुनिटी फॉर आर्बिट्रेज, द फिनोमिना where traders take advantage of price differences in two or more markets. ठीक है, when there is no opportunity for arbitrage, investors are indifferent to the spot and futures market prices while they trade in an underlying asset. This is because their final earnings are eventually the same. ठीक है, the model also assume for simplicity sake that the contract is held till maturity so that fair price can be arrived at. ठीक है, यहाँ पे ये एज्यूम किया जाता है कि भाई जो भी जो कॉन्ट्रैक्ट है वो मेच्योरिटी पर ही खत्म होगा और इस हिसाब से फिर प्राइसिंग डिसाइड करते हैं. ठीक है, तो कुल मिला के कॉस्ट ऑफ कैरी मॉडल से मतलब है जो आपका स्पॉट प्राइस है प्लस उस स्टॉक को, उस शेयर को, उस कमोडिटी को स्टोर करने के लिए भी जो भी खर्चे लग रहा है वो आपका ऐड कर दोगे तो वही आपका फ्यूचर प्राइस है. कोई भी आप कमोडिटी ले लो, जैसे सपोज एग्जांपल क्या ले सकते हैं, सपोज शुगर फैक्ट्री है, ठीक है. अभी शुगर फैक्ट्री है, उनको रॉ मटेरियल की जरूरत है, शुगर केन की जरूरत है, और वो उन्होंने क्या किया, मगर उनको अभी नहीं जरूरत है, आज से 6 महीने के बाद जरूरत है, आफ्टर 6 मंथ उनको चाहिए या आफ्टर 3 मंथ्स उनको चाहिए. अभी उन्होंने क्या किया कि भाई एक डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि भाई आफ्टर 3 मंथ्स उनको वो शुगर केन का इस प्राइस पे मिल जाए, वो प्राइस फिक्स कर दिया. तो अभी उसका फ्यूचर प्राइस कितना होगा, देखो जो भी स्पॉट मार्केट में जो भी करंट प्राइस है वो प्लस उसको जो भी बायर होगा उसको कैरी करेगा, उसको स्टोर करेगा उस मटेरियल को, तो उसमें उसके बहुत सारे एक्सपेंसेस लगेंगे, तो प्लस वो भी खर्चे आपको ऐड करना पड़ेगा. ठीक है, स्पॉट प्राइस से वही आपका फ्यूचर प्राइस होगा. In short, the price of future contract will be equal to the spot price plus net cost incurred in carrying the asset till the maturity date. ठीक है, एक चीज और यहाँ पर दिख रही है, स्पॉट प्राइस तो है ही प्लस कैरी कॉस्ट माइनस कैरी रिटर्न. तो ठीक है, उसको उस कॉस्ट उस असेट को कैरी करने में अगर कोई रिटर्न मिल रहा है, सपोज कोई शेयर है, ठीक है, सपोज कोई स्टॉक है, इक्विटी शेयर है, उसके लिए मैंने फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, और अभी तो मेरे पास है नहीं, ठीक है, मैंने तो बाय करने का कॉन्ट्रैक्ट किया, अभी मेरे पास नहीं है, वो तो मुझे बाद में मिलेगा. तो लेकिन उस जिसके पास है भाई, सेलर के पास वो स्टॉक पड़ा हुआ है, तो उसको उसके लिए उस स्टॉक को होल्ड करने के लिए उसको डिविडेंड मिल रहा होगा. ठीक है, तो वो उसको कैरी रिटर्न बोलते हैं. तो आपको क्या करना है, कैरी कॉस्ट में से कैरी रिटर्न माइनस करना होगा. ठीक है, अगर आपको उस स्टॉक को कैरी करने में, उस टाइम पीरियड के लिए कैरी करने में कुछ भी रिटर्न आ रहा है तो वो आप माइनस कर दोगे. ठीक है, तो here carry cost refers to cost of holding asset till the futures contract mature. This could include, अभी कैरी कॉस्ट में क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं, स्टोरेज कॉस्ट, इंटरेस्ट पेड टू एक्वायर
एंड होल्ड द असेट, फाइनेंसिंग कॉस्ट, ये सारी कॉस्ट आप कैरी कॉस्ट में इंक्लूड करते हैं। कैरी रिटर्न में क्या इंक्लूड करते हैं? कैरी रिटर्न टू एनी इनकम डिराइव्ड फ्रॉम द असेट व्हाइल होल्डिंग इट, लाइक डिविडेंड, बोनसेस, ठीक है, एक्सेट्रा, ये सारे कैरी रिटर्न हो सकते हैं। While calculating the future price of an index, the carry return refers to average return given by the index during the holding period in the cash market. A net of these two is called net cost of carry. ठीक है, नेट कॉस्ट ऑफ कैरी से क्या मतलब है? कॉस्ट ऑफ कैरी माइनस कैरी रिटर्न। ओके, the bottom line of pricing model is that keeping a position open in cash market can be benefit or cost. The price of future contract basically reflect these cost or benefit to the charge of reward accordingly. तो कुल मिला के आपका जो कॉस्ट ऑफ कैरी है, जो नेट कॉस्ट ऑफ कैरी है, उससे मतलब है आपको कैरी कॉस्ट माइनस कैरी रिटर्न। ओके, अगेन वही सारी चीजें यहाँ बताई गई है। मतलब द कॉस्ट ऑफ कैरिंग और स्टोरिंग इंक्लूड्स स्टोरेज कॉस्ट। स्टोरेज में अगर कोई कॉस्ट लग रही है उस कमोडिटी के या वो जो असेट है उसको स्टोरेज में आपके जो भी खर्चे लग रहे हैं, अगर आपने इंश्योरेंस करा रखा है तो इंश्योरेंस कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन में अगर कुछ जो एक्सपेंडिचर्स हो रहे हैं, एक्सपेंसेस हो रहे हैं, तो वो कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, एंड उसको फाइनेंस करने में अगर कोई कॉस्ट लग रही है तो फाइनेंसिंग कॉस्ट। ठीक है, ये सारी कॉस्ट आप इंक्लूड करोगे कॉस्ट ऑफ कैरी में। इसमें ये आपका कॉस्ट ऑफ कैरी मॉडल हो गया। इस टॉपिक में आज तक कभी न्यूमेरिकल तो नहीं पूछे गए हैं। वैसे न्यूमेरिकल पूछे भी जाते हैं, तो अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो इसमें कुछ है भी नहीं। वैसे न्यूमेरिकल नहीं पूछे जाते हैं, बट आप ये थ्योरी पढ़ लो, थ्योरी पता होना चाहिए क्या कॉस्ट ऑफ कैरी मॉडल होता क्या है, और इसमें कुछ ऐसा ज्यादा कुछ है नहीं। ठीक है, दूसरा मॉडल है एक्सपेक्टेंसी मॉडल ऑफ फ्यूचर प्राइसिंग। ये भी, इसमें भी कोई कैलकुलेशन वगैरह नहीं है, एक्सपेक्टेंसी जो मॉडल है। ठीक है, इसमें बस केवल ये बताया गया है कि आप उस जो भी असेट का आपको प्राइस डिसाइड करना है, वो असेट का ट्रेंड कैसा है, वो बुलिश ट्रेंड है या बियरिश ट्रेंड है, फ्यूचर में उसके प्राइसेस बढ़ सकते हैं या कम हो सकते हैं, उस बेसिस पे आप प्राइसिंग डिसाइड करते हैं। ठीक है, तो एक्सपेक्टेंसी तो मतलब आपका फ्यूचर प्राइस कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। यहाँ पे कहने का मतलब ये है। So the expectancy model of future pricing state that the future price of an asset is basically what the spot price of the asset is expected to be in the future. This means if the overall market sentiment leans toward a higher price for an asset in the future, the future price of asset will be positive. ठीक है, अगर आपको लगता है कि प्राइस बढ़ेंगे, बुलिश है ट्रेंड, ठीक है, आप अगर आप मार्केट सेंटिमेंट्स वो जो है वो बता रहे हैं कि भाई वो स्टॉक का प्राइसेस बढ़ने वाले हैं, तो आप उस स्टॉक का फ्यूचर प्राइस पॉजिटिव होगा, इंक्रीज होगा। In the exact same way, a rise in bearish sentiment in the market would lead to a fall in the future price of the asset। लेकिन अगर ऐसा लग रहा है कि भाई बेयरिश सेंटिमेंट्स हैं और वो प्राइसेस गिरने वाले हैं, तो आपका जो भी फ्यूचर प्राइस होगा वो माइनस में होगा, कम होगा। ठीक है, unlike the cost of carry model, this model believes that there is no relationship between the present spot price of asset and its future price। ठीक है, वहां पर हम लोग क्या एज्यूम करते थे कि स्पॉट प्राइस और फ्यूचर प्राइस दोनों बराबर है, तो वहां पर कोई, वहां पर हम ये नहीं सोचते थे कि वो प्राइस बढ़ेगा या कम होगा। ठीक है, मगर वहां पर हम ये मानते थे कि भाई हमारा जो भी स्पॉट प्राइस है प्लस आप जो भी स्टोरेज कॉस्ट है, जो उसको कैरी करने का कॉस्ट है, वो ऐड कर देते थे, वही हमारा फ्यूचर प्राइस होता था। यहाँ पर ऐसा नहीं, यहाँ पर हम ये सोचते हैं कि भाई जो फ्यूचर में वो जो है वो जो भी स्टॉक है, जो असेट है, उसका प्राइसेस बढ़ेंगे या फिर कम होंगे, और उस बेसिस पे डिसीजन लेते हैं कि भाई कितना फ्यूचर प्राइस होगा। तो अनलाइक द कॉस्ट ऑफ कैरी मॉडल, दिस मॉडल बिलीव that there is no relationship between present spot price of the asset and future price।
what matters is only what the future spot price of asset is expected to be। यहाँ पे मैटर क्या करता है कि आपका जो भी फ्यूचर आपका वो स्टॉक का फ्यूचर में प्राइस कितना हो सकता है, उस पे बेसिस पे यहाँ पे प्राइसिंग डिसाइड की जाती है। This is also why many stock market participants look to the trends in future prices to anticipate the price fluctuation in cash सेगमेंट। तो इसके लिए क्या ज्यादा जो स्टॉक मार्केट पार्टिसिपेंट हैं वो देखते हैं कि भाई अब फ्यूचर प्राइसेस का ट्रेंड कैसा है, उस हिसाब से फिर वो डिसीजन लेते हैं। ठीक है। व्हाट इज बेसिस? बेसिस आपका क्या होता है? डिफरेंस बिटवीन फ्यूचर प्राइस एंड स्पॉट प्राइस। ठीक है। डिफरेंस बिटवीन फ्यूचर प्राइस एंड स्पॉट प्राइस इज बेसिस। At a practical level, you will observe that there is usually a difference between the future price and the spot price। आप लोग जरूर इसको देखिएगा। आप कोई भी स्टॉक ले लो या कोई भी कमोडिटी ले लो या कोई भी असेट ले लो, वहां पर आप लोग देखिएगा कि आपको जो स्पॉट प्राइस जो होगा, जो मार्केट प्राइस इस समय होगा और जो फ्यूचर प्राइस, उन दोनों में थोड़ा बहुत डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। तो उस डिफरेंस को बोलते हैं बेसिस। तो द डिफरेंस इज कॉल्ड द बेसिस। if the future price of an asset is trading higher than its spot price। ठीक है। अगर आपका फ्यूचर प्राइस स्पॉट प्राइस से ज्यादा है, if the future price of an asset is trading higher than its spot price, then the basis of asset is negative। ठीक है। this means the market are expected to rise in the future। इसका मतलब क्या होता है? मार्केट फ्यूचर में बढ़ सकता है, स्टॉक का प्राइस बढ़ सकता है। ठीक है। अगर आपका बेसिस जो है वो नेगेटिव है। नेगेटिव कब होगा? अगर फ्यूचर प्राइस आपका स्पॉट प्राइस से ज्यादा है। On the other hand, if spot price of the asset is higher than its future price, अगर आपका spot price, market price, current price वो ज्यादा है फ्यूचर प्राइस से, then the basis for the asset is positive। ठीक है। तो बेसिस आपका कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। क्यों? क्योंकि आपका स्पॉट प्राइस ज्यादा है और आपका फ्यूचर प्राइस कम है। दिस इज इंडिकेटिव ऑफ बियर रन ऑफ मार्केट इन द फ्यूचर। तो अब ये क्या बता रहा है कि भाई आपके जो स्टॉक का प्राइस है वो फ्यूचर में कम होने वाला है। तो ठीक है। ये आपका हो गया फ्यूचर्स के लिए प्राइसिंग। ठीक है। अभी बात करते हैं फॉरवर्ड प्राइसिंग। फॉरवर्ड जैसे एक इंस्ट्रूमेंट है, सॉरी एक टाइप है आपके डेरिवेटिव का। ठीक है। जो हम लोग ने पहले डिस्कस किया था फॉरवर्ड प्राइस, फॉरवर्ड डेरिवेटिव के बारे में। तो वहां पर कैसे प्राइसिंग डिसाइड करते हैं, कैसे प्राइस डिसाइड करते हैं वो देखते हैं। फॉरवर्ड प्राइस इज अ प्री डिटरमाइंड डिलीवरी प्राइस फॉर एन अंडरलाइंग कमोडिटी, करेंसी और फाइनेंशियल असेट एज डिसाइडेड बाय बायर एंड द सेलर। यहाँ पे प्राइस कौन डिसाइड करता है? बायर एंड सेलर ऑफ द फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट टू बी पेड एट द प्री डिटरमाइंड डेट इन द फ्यूचर। ठीक है। एट द इंसेप्शन ऑफ forward contract, the forward price makes the value of the contract zero, but charges in the price of the underlying will cause to forward to take positive or negative value। ठीक है। तो यहाँ देखते हैं कैसे कैलकुलेट किए जाती है। यहाँ पे ये आपका ये फॉर्मूला है फॉरवर्ड प्राइस डिसाइड करने का। ठीक है। यहाँ पे हम लोग एक्सपोनेंशियल वैल्यू निकालते हैं। ठीक है। बिल्कुल आसान सा फॉर्मूला है, ज्यादा कुछ नहीं है इसमें। आपको जरूरत क्या है यहाँ पे? एस मतलब कि अंडरलाइंग असेट स्पॉट प्राइस, मार्केट प्राइस जो भी है। ई द इज एक्सपोनेंशियल यानी कि मैथमेटिकल इरेशनल कांस्टेंट। ठीक है। जो कि जो कि है 2.7183। ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा 2.7183 ई। ठीक है। यानी एक्सपोनेंशियल इसको बोलते हैं। and R is risk-free rate that apply to the life of the forward contract। R is हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं रिस्क फ्री रेट की शायद। तो रिस्क फ्री रेट होता है R। ठीक है।
एंड टी इज डिलीवरी डेट इन ईयर्स। ठीक है, कितना टाइम पीरियड के बाद वो एक्सपायर होने वाला है, लेकिन इन ईयर्स। अभी सपोज 6 मंथ है, तो आप इन ईयर्स में ही उसको बताओगे। ठीक है, ईयर्स में ही बताओगे, 6 नहीं। ओके, 6 × 12, सॉरी 6 ÷ 12, इस तरह से करेंगे। तो ये आपका फॉर्मूला है, इसको आप लोग नोट कर सकते हैं। यानी कि फ्यूचर प्राइस इज इक्वल टू एस, यानी कि स्पॉट प्राइस, करंट प्राइस इनटू एक्सपोनेंशियल यानी 2.7183 की पावर आर, यानी कि रिस्क फ्री रेट, इनटू टी यानी द डिलीवरी डेट इन ईयर्स। ये आपका फॉर्मूला है। When the underlying asset in the forward contract does not pay any dividend, जब कोई डिविडेंड नहीं पे किया जा रहा है, उस कंडीशन में the forward price can be calculated using the following formula। देखिए, आपको न्यूमेरिकल तो मुझे ऐसा लगता है जिसमें आप लोग कॉन्सेप्ट समझ लो प्राइसिंग के। मतलब मैं 99% श्योर हूँ कि न्यूमेरिकल फ्यूचर फॉरवर्ड में तो नहीं पूछे जाने वाले। अगर पूछे भी जाएंगे तो जो हम लोग ने प्रॉब्लम सेट फर्स्ट किया हुआ है वही वैसे ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, प्राइसिंग से रिलेटेड नहीं पूछे जाएंगे। अगर प्राइसिंग से रिलेटेड जो क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं वो ऑप्शंस में ही पूछे जा सकते हैं। ठीक है, वो हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, ऑप्शंस में कैसे प्राइस डिसाइड करते हैं, और वही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, फॉर न्यूमेरिकल पर्पस ऑप्शंस सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है न्यूमेरिकल के लिए। यहाँ पे देखिए एक एग्जाम्पल बताया गया है। फॉर एग्जाम्पल, assume a security is currently trading at ₹100 पर यूनिट। कोई सिक्योरिटी है जिसका जो स्पॉट प्राइस है वो $100 है। an investor want enter into a forward contract that expire in 1 year। तो एक कोई इन्वेस्टर है जिसको फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट करना है, और जो कॉन्ट्रैक्ट का जो टर्म होगा वो 1 ईयर, यानी कि आज उसने कॉन्ट्रैक्ट करना है, लेकिन वो जो कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट होगा, जो एक्सपायर होगा आफ्टर 1 ईयर। The current annual risk-free interest rate is 6%। जो current annual risk-free rate है वो 6% है। Using the above formula, the forward price is calculated। कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, वही आपका प्राइस में आपको रख देना है, सॉरी उसी फॉर्मूले में आपको रख देना है। ठीक है, यानी कि आपका एस मतलब कि स्पॉट प्राइस $100, ई से मतलब है 2.71 जो मैंने अभी बताया था। ठीक है, वो आ जाएगा, और उसकी पावर जो 6% है 0.06 इंटू जो टर्म है, ईयर जो टाइम है वो है 1 ईयर। ठीक है, इसको आप कैलकुलेट करोगे, ये आपका साइंटिफिक कैलकुलेटर से कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, साइंटिफिक कैलकुलेटर में से ये चीजें कैलकुलेट बहुत आसानी से हो जाएंगी। तो उसके बाद जो वैल्यू आएगी, बिना साइंटिफिक के ये पॉसिबल भी नहीं है कैलकुलेट कर पाना। अ, तो ये सब कैलकुलेट करने के बाद आपकी वैल्यू आएगी, फ्यूचर प्राइस जो आएगा 106.18 $। ठीक है, आप लोग इसको एक बार जरूर कोशिश करना, अगर नहीं होता है तो पूछना, मैं बता दूंगा किस तरह से साइंटिफिक कैलकुलेटर से कैलकुलेट किया जाता है ये वैल्यू। ठीक है, इसी तरह से आपका ये उसी फॉर्मूले में अगर मान लीजिए आपका कैरिंग कॉस्ट आ जाता है। ठीक है, इफ देयर आर कैरिंग कॉस्ट, ठीक है, तो उसी फॉर्मूले में आप जो है थोड़ा सा चेंजेस करके उस बेसिस पे भी आप फ्यूचर प्राइस निकाल, सॉरी फॉरवर्ड प्राइस निकाल सकते हैं। ठीक है, स्पॉट प्राइस इनटू बाई एक्सपोनेंशियल यानी 2.71 की पावर आर यानी इंटरेस्ट रेट, प्लस क्यू यानी कि कैरिंग कॉस्ट, जो भी कैरिंग कॉस्ट लग रही है उसको आपको इंटरेस्ट में ऐड करना है, इनटू आपका टाइम। ठीक है, अगर आपके पास अगर कैरिंग कॉस्ट भी है, उस क्वेश्चन में कैरिंग कॉस्ट भी अगर दिया गया है तो इस तरह से करें जाएगा। एंड इफ अंडरलाइंग असेट पेज डिविडेंड ओवर अ लाइफ ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, अगर डिविडेंड भी पे किया जा रहा है, ठीक है, उस असेट पे,
अगर डिविडेंड भी पे किया जा रहा है तो उस कंडीशन में द फॉर्मूला फॉर फॉरवर्ड प्राइस इज, तो यहाँ पर देखिए कुछ नहीं, आपको डिफरेंस केवल दिख रहा होगा, जो स्पॉट प्राइस है उसमें से डिविडेंड इसने माइनस कर दिया है, ठीक है। स्पॉट प्राइस से डिविडेंड माइनस कर दिया, बाकी चीजें वैसे ही है जैसे हम लोग, ठीक है। अगर डिविडेंड दिया गया है तो स्पॉट प्राइस में डिविडेंड माइनस कर देंगे, अगर कैरिंग कॉस्ट दिया गया है तो आपको जो भी रिस्क फ्री रेट है उसमें आप ऐड कर दीजिए कैरिंग कॉस्ट, सिंपल, ठीक है, और इसमें कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो ये आपका हो गया प्राइसिंग। मैं कोशिश करूंगा 2-4 न्यूमेरिकल्स इसके करा दूं, ठीक है। अभी आप लोग पहले इसको एक बार ठीक से देख लीजिएगा, और अभी मैंने जैसे बोला था कि आप लोगों का ट्यूब टेस्ट मुझे आज करवाना है, तो वो हम लोग स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। बाकी इस फॉरवर्ड और फ्यूचर के प्राइसिंग पे जो कॉन्सेप्ट थे वो मैंने बता दिया है। मैं कोशिश करूंगा अगर कुछ न्यूमेरिकल मुझे मिल जाए, क्योंकि अभी तक तो नहीं मिलेगा, कोशिश करूंगा अगर कुछ न्यूमेरिकल मिल जाए तो मैं भी उसको भी करवा दूंगा। वैसे इसके पूछे जाने के चांसेस बहुत कम है, ठीक है। सर हाँ बताओ। सर क्वेश्चन नंबर 3 जो सर ट्यूटोरियल का था सर, उसमें क्वेश्चन नंबर 3 में कुछ इनकम्प्लीट रह गया था हाँ मैंने उसको सर, कर दिया है, शायद लॉट नहीं मैंने दिया उसको था। ठीक कर दिया है, मैंने ठीक कर दिया उसको, ठीक है। मैंने ओके उसको, सर। हाँ लॉट साइज भी उधर बता दिए, मेंशन कर दिए, और यह एक सेकंड मैं बता दे रहा हूँ कैसे करना है। यहाँ पर देखिए स्क्रीन पे दिख रहा होगा, रोल नंबर 2 to 15 क्वेश्चन नंबर 1 and 8 करना है, रोल नंबर 21 to 38 क्वेश्चन नंबर 2 and 7, roll number 47 to 71 question number 3 to and 6, and roll number 74 to 88 question number 4 and 5, ठीक है। ये क्वेश्चंस आप लोग को करने हैं, मैं साइन कर दे रहा हूँ। और इधर मैंने मेंशन कर दिया है, आप लोग ने जैसे जैसे भी तुमने बताया, देखो मैंने इधर क्वेश्चन नंबर 4 में इधर मैंने बता दिया है, सपना सोल्ड जनवरी निफ्टी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट फॉर, अच्छा ये नहीं था शायद, कौन सा था, कौन सा क्वेश्चन था, सर थर्ड। थर्ड थर्ड। सर मोहित, सर थर्ड। हाँ मोहित इज बियरिश अबाउट कंपनी एबीसी एंड सेल्स 21 मंथ एबीसी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, यानी टोटल कॉन्ट्रैक्ट है 20, ठीक है, 21 मंथ एबीसी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, जिसका प्राइस इतना है, ऑन द लास्ट थर्सडे ऑफ द मंथ एबीसी क्लोजेस 121, लॉट साइज इज 100, ठीक है। तो मैंने बता दिया, लॉट साइज भी बता दिया, टोटल नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी बता दिया, ठीक है। तो अभी ये हो जाएगा। तो अभी आप लोग के पास करीब 20 मिनट्स का, 20 मिनट का टाइम है, बहुत ज्यादा टाइम है, मतलब आराम से इसको करिए।